नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल और डीडी हिमाचल पर इस समय कार्यक्रम चल रहा है कृषि दर्शन। कृषि दर्शन देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ये कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है। आप सीधे फोन कॉल्स के जरिए हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। आज के हमारे फोन नंबर्स हैं 28000177 और दूसरा नंबर है 28000178। शिमला से बाहर के दर्शक शिमला का एसटीडी कोड 0177 अवश्य लगाएं। बढ़ती जनसंख्या और घटती कृषि योग्य भूमि जहां पूरे देश के लिए एक समस्या बनी हुई है, वहीं सीमित संसाधनों द्वारा अधिक उत्पादन प्राप्त करना किसान भाइयों के लिए भी एक चुनौती से भरा है। इसी को देखते हुए एक विधि का विकास किया गया है जो कि है सघन बागवानी। इससे कम संसाधनों में अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है और आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय भी यही है, सेब में सघन बागवानी द्वारा अधिक आय के साधन। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियोज में उपस्थित है डॉक्टर शरद कुमार, जो कि बागवानी विकास अधिकारी है, निदेशालय बागवानी विभाग नवबहार शिमला में। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि ये सघन बागवानी है क्या और आय को बढ़ाने के लिए सेब की सघन बागवानी कितनी उपयोगी है? इसमें जो सेब की सघन बागवानी है वो हमारे जो पहले प्रैक्टिसेस होती थी वो नॉर्मल स्पेसिंग पे लगाते थे प्लांट्स, लेकिन अभी हाल ही में कुछ वर्षों से सघन बागवानी का प्रचलन हिमाचल में भी शुरू हुआ है। इसको कि विभाग ने भी काफ़ी अच्छे स्तर पे हम इसको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जी। तो जो सेब की सघन बागवानी है उसमें जैसे हिमाचल में अगर हम नॉर्मल प्रोडक्टिविटी की बात करें तो वो 6 से 8 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर रहती है। लेकिन जो सघन बागवानी में सेब की प्रोडक्टिविटी आती है, उत्पादक क्षमता, वो लगभग से 30 से 40 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें इसकी प्राप्ति होती है। जी। तो इसमें एक तो जैसे जो नॉर्मल प्लांटेशन है जो पहले लगाते थे उसमें हमें एक फ्रूटिंग लेट मिलती थी, जैसे 8 से 10 वर्ष लग जाते थे किसान को इंतज़ार करते करते। लेकिन जब से सेब की सघन बागवानी आई है तो किसान लगभग से 3 से 4 वर्षों में अपना जो फर्स्ट सैंपल है या जो फर्स्ट फसल है वो उतार लेता है। उसे ज़्यादा लंबे समय तक इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। और दूसरा, इसमें जो फ्रूट क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी बनती है। और जैसे ही हम इसमें हमारी जो लेबर कॉस्ट है वो भी रिड्यूस होती है। और जो हमारा ये जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं या माइक्रो न्यूट्रिएंट जो हम देते हैं और जो पेस्टिसाइड या हम इंसेक्टिसाइड की स्प्रे करते हैं उसकी एफिशिएंसी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है। तो सघन खेती ये हम मान के चलें कि ये आने वाले समय में हिमाचल की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकती है। जी। आपका कहने का मतलब है कि कम समय में कम लागत में हम अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे कि इस खेती में जो है कम क्षेत्रफल में अधिक पौधे लगाए जाते हैं, तो इसमें पौधे किस तरह से और किस विधि से लगाए जाने चाहिए? इसमें जो पौधरोपण होता है वो सबसे पहले तो जैसे हम बगीचे की अपने प्लानिंग करते हैं, हमें सबसे पहले तो प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा कि हमने सघन खेती में किस प्रकार के पौधे हमने सेलेक्ट करना है। चयन, पौधे का चयन बहुत ज़रूरी है क्योंकि हिमाचल में जो जैव विविधता है वो बहुत ज़्यादा है। जी। अब हर किसान के पास, कईयों के पास ड्राई लैंड है, कईयों के पास अच्छी लैंड है, पहाड़ी लैंड है, सीढ़ी नुमा खेत, अलग अलग प्रकार से हमारे पास खेती है, लैंड अवेलेबल है। तो उसमें क्या होता है कि उस भूमि का चयन के हिसाब, भूमि की उपलब्धता के हिसाब से रूट स्टॉक या वैरायटी का चयन किया जाता है। तो सेब में 4-5 प्रकार के रूट स्टॉक उपलब्ध हैं और नई नई किस्में भी इजाद हुई हैं। तो मेरा बागवान भाइयों से ये अनुरोध रहेगा कि वो अपने लैंड रिसोर्सेज देखकर ही रूट स्टॉक और वैरायटी का चयन करें नया बगीचा लगाने से पहले। तो इसमें रहता है कि जैसे हमारे पास विभिन्न प्रकार के 4-5 प्रकार के रूट स्टॉक हैं सेब में। तो जैसे कि किसी बागवान भाई के पास ऐसी ज़मीन है जो सूखी है, जहाँ पे पानी नहीं लगता है, पानी की उपलब्धता नहीं है। जी। अब जैसे फॉरेन कंट्री की बात करें तो वहाँ पे तो M9 रूट स्टॉक को अधिकतर लगाया जाता है क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड है और पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। लेकिन अगर हम हिमाचल की बात करें तो बहुत सा एरिया हमारा रेन फेड है जो कि जहाँ पे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास MM111 रूट स्टॉक है।
उस रूट स्टॉक की खासियत ये है कि वो सूखा सहन करता है, ड्राउट रेजिस्टेंट है। जी, जी। और दूसरा वुली एप्पल एफिड भी उसमें नहीं आता, रेजिस्टेंट है, कम आता जी है। जी जी और इसी प्रकार से हमारे पास बाकी भी रूट स्टॉक काफ़ी हैं, जैसे MM106 है हमारे पास, M7 है, M9 है। तो ये अलग अलग प्रकार के रूट स्टॉक हैं जो बागवान भाई अपने रिसोर्सेज के हिसाब से उनका चयन करके सेब का बगीचा की स्थापना कर सकते हैं। जी। सेब की सघन बागवानी में ये रूट स्टॉक जो आपने बोला, ये है क्या और ये कितने प्रकार का होता है, और इस विधि द्वारा सेब कितनी देर तक उत्पादन देता रहता है? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि सेब कितनी देर तक उत्पादन देता है। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो इस वक्त हिमाचल में उपलब्ध हैं वो, और जो नॉन यूनिवर्सिटी द्वारा अनुमोदित रूट स्टॉक हैं, वो 4 या 5 प्रकार के रूट स्टॉक हैं। वैसे एक जो रूट स्टॉक जो टर्मिनोलॉजी है जी वो मूल वृंत है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक सीडलिंग बेस्ड रूट स्टॉक और एक क्लोनल रूट स्टॉक। जी जी जो मैं बात कर रहा हूँ मैं क्लोनल रूट स्टॉक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो सीडलिंग बेस्ड जो रूट स्टॉक होता है वो बीज से तैयार किया हुआ पौधा जिसके ऊपर कलम की जाती है। जी। लेकिन जो हमारा क्लोनल रूट स्टॉक होता है उसको क्लोन विधि से तैयार किया जाता है। और इसमें क्या रहता है, जो रूट स्टॉक के कैरेक्टर्स हैं वो उनमें वेरिएशन नहीं आती है, उनमें बदलाव नहीं आते। लेकिन जो सीडलिंग बेस्ड रूट स्टॉक है उसमें वेरिएशंस बहुत ज़्यादा रहती हैं और बीमारियां आने की संभावनाएं अधिक रहती हैं और फसल भी उसमें लेट आती है। जी। लेकिन जो क्लोनल रूट स्टॉक है उसमें बीमारियां भी कम आती है और फसल जल्दी आती है। और सबसे बड़ी चीज़ साइज कंट्रोल। जी जी हम साइज कंट्रोल के हिसाब से M9 है सबसे डॉर्फ है, जी M7 106 थोड़ा सा अच्छा उससे सेमी विग्रस है, जी। 111 793 विग्रस है। जी तो उसी हिसाब से हम रूट स्टॉक का चयन कर सकते हैं। अब जैसे कोई बागवान भाई हैं जिनके बहुत सारे हमारे ऑर्चर्ड पुराने हो गए हैं, जी जी तो पुराने ऑर्चर्ड में हमारा 793 एक M793 एक करके एक रूट स्टॉक है, जी वो उसको अनुमोदित किया जाता जी है। जी और जो हमारे बहुत हाई हिल्स वाले एरिया से किन्नौर वगैरह एरिया है, वहाँ पे एक हमारी बड सीरीज आती है रूट स्टॉक की, जी उसको रिकमेंड किया जाता है। और अक्सर लोगों में ये अवधारणा रहती है कि रूट स्टॉक का पौधा 8-10 साल 10-12 साल चलेगा। हाँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो इसकी इकोनॉमिक लाइफ है, खासकर मैं M9 की बात करूं तो जी, M9 की लाइफ इकोनॉमिक लाइफ लगभग 20 साल है। जी और जो MM111 और MM106 हैं वो तो काफ़ी लंबे टाइम तक आपको 30-35 साल तक अच्छा उत्पादन देंगे। जी जी। अगर हम सघन बागवानी की बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, जैसे कि गड्ढे कैसे बनाए जाएं और ये खेतों की तैयारी कैसे की जाए। जी, जब भी मैंने आपको पहले बताया कि जब भी हमने बगीचा लाना तो एक प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। जी तो सबसे पहले तो बात आती है कि हम सिलेक्शन करें कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या अवेलेबल है, पानी हमारे पास अवेलेबल है नहीं है, और लैंड कैसी है हमारी। जी ये एक बार डिसाइड हो गया, उसके बाद हम करते हैं रूट स्टॉक और वैरायटी का चयन जी कि हमने कौन से रूट स्टॉक के ऊपर कौन सी वैरायटी लगानी है। जी जी कई बार बागवान भाई क्या गलती कर लेते हैं कि डॉर्फ रूट स्टॉक जैसे M9 रूट स्टॉक है उसके ऊपर डॉर्फ वैरायटी लगा दी, सुपर चीफ लगा दी, जी जिससे कि पौधा बहुत ही बौना रह जाता है और वो ग्रोथ नहीं करता है। अगर आपने M9 के ऊपर वैरायटीज़ लगानी है तो उसमें हम डिलीशियस ग्रुप लगा सकते हैं। और अगर आपने जो सुपर चीफ या स्पर टाइप कोई भी वैरायटी लगानी है तो उसको सेमी विग्रस या विग्रस रूट स्टॉक पे हम लगा सकते हैं। जी और अब बात करते हैं कि खेत की तैयारी कैसी की जाए। खेत की तैयारी करने के लिए एक बार हमने वैरायटी का चयन कर लिया, जी। रूट स्टॉक का चयन कर लिया, उसके बाद हमें ये देखना होता है कि हमने कितनी स्पेसिंग पे प्लांट लगाने हैं, कितनी दूरी पे प्लांट लगाने हैं। जी जितनी दूरी पे हमारा पौधा लगेगा उस हिसाब से हमने खेत की तैयारी करनी है। और उसमें भी सबसे बड़ी बात है कि हम दूरी कैसे डिसाइड करते हैं। हमें बहुत सारे बागवानों के फ़ोन आते हैं कि जी 111 रूट स्टॉक को कितनी दूरी पे लगाएं जी जी या जी। M9 को कितनी दूरी जी, पे जी। लगाएं। तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ट्रेनिंग सिस्टम जी। की। इसीलिए मैंने बोला प्लानिंग बहुत ज़रूरी जी। है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग, कि आपने जो बगीचा लगा रहे हैं उसमें आप कौन सा ट्रेनिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। आप मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर कर रहे हैं या आप टॉल स्पिंडल सिस्टम कर रहे हैं, तो वो एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट है। आपका एक बार डिसाइड हो गया, आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने इस पे टॉल स्पिंडल पे जाना है, तो उस हिसाब से आप खेत में रोज लाइनें लगाएंगे। रो टू रो इसमें लगभग 10 फीट का गैप हम रखते हैं, लाइन से लाइन का फासला। हाँ जी। और जो आपका प्लांट टू प्लांट है विद इन रो
हम 3 से 4 4.5 फुट तक ले जी, जाते हैं। जी। और इसके लिए जब हम खेत बनाते हैं तो रेज्ड बेड बनाएं, बागवान भाइयों से अनुरोध है ऊंचे करके बनाएं, ताकि अधिक बारिश की स्थिति में कई बार मिट्टी बह ना जाए। रूट रॉट की प्रॉब्लम आती है, जड़ सड़न की प्रॉब्लम्स आती है, और उस एक तो उससे बचाव हो जाएगा, दूसरा ऊंचे बेड होंगे तो एरिएशन हमारी अच्छी रहेगी, प्रॉपर रहेगी। और बाकी इसमें बागवान भाइयों को बिल्कुल ये चीज़ माइंड में रखनी है कि जब भी हम रूट स्टॉक की सिलेक्शन करते हैं हमें सारे कॉस्ट फैक्टर भी माइंड में रखने पड़ेंगे कि इसकी कितनी कॉस्ट आएगी। अब जैसे सपोज कोई बागवान भाई M9 पे बगीचा लगाना चाह रहे हैं तो उन्हें पूरी कॉस्ट ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर भी लगता है। जी। उसमें स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा, ड्रिप मैंडेटरी है। जी। अगर आप स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर और ड्रिप के बिना M9 की खेती करना चाहते तो हैं संभव नहीं है। तो बहुत मुश्किल में आ जाएंगे, आप अच्छी पैदावार नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जी जी। अगर हम उत्पादन की बात करें तो वो कांट छांट पर काफी निर्भर करती है, तो इस सघन बागवानी में कांट छांट किस प्रकार से की जाए? जी, ये सघन बागवानी में कांट छांट का बहुत ही अहम जी, योगदान जी, रहता है। सारी फसल इस पे डिपेंड करती है। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो पुराना सिस्टम था उस पर मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर करते थे, जिसमें हर एक साल के बाद हम हेडबैक कर दिया करते जी। थे। लेकिन जो हमारा सघन बागवानी है इसमें हम टॉल स्पिंडल सिस्टम खेती का इस्तेमाल करते हैं। टॉल स्पिंडल सिस्टम में एक साधारण भाषा में आपको बताऊं तो इसमें पौधे को देवदार के पौधे की तरह बनाया जाता है। जी जी जी। उसका जो तना बिल्कुल सीधा रखा जाता है और देवदार के पौधे की तरफ ब्रांच, इसकी टहनियाँ बिल्कुल फ्लैट रखी जाती है, इनकी बेंडिंग की जाती है। जी। शुरू के वर्षों में इसकी बेंडिंग करना बहुत ज़रूरी है। आपके पास जैसे आप किसी नर्सरी से पौध खरीदते हैं तो आपको 2 प्रकार के पौधे मिलते हैं, या तो आपको विप प्लांट है जो सिंगल रॉड है वो मिलेगा, या फिर जिसमें टहनियाँ निकली हो वो मिलेगी। लेकिन अगर तो टहनियाँ उसमें निकली हैं तब तो कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप विप प्लांट लेते हैं तो आपको नॉचिंग विधि एक होती है, उसके माध्यम से आपको टहनियाँ निकालनी पड़ेंगी, उनको बेंड करना पड़ेगा। फिर जब आपने टहनियों को बेंड कर लिया एक बार तो क्या होता है, उसमें से 1 साल में आपकी टहनी हो गई, वो बेंड आपने बेंड कर ली। अगली साल उस टहनी में आपके छोटी छोटी टहनियाँ सीधी ऊपर को निकलना शुरू होती हैं लगभग मई महीने के आसपास। अभी जैसा मई महीना आने वाला है तो बागवान भाई चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जिन्होंने लास्ट टाइम बेंडिंग की है शूट्स की, तो वो टहनियाँ जैसे ही ऊपर को निकलना शुरू होती हैं उसकी पिंचिंग करनी पड़ेगी आपको लगभग से 1 इंच पे। 1 इंच पे जैसे आप उसकी पिंचिंग करेंगे, पिंचिंग ऊपर से उसको जो उसका सिरा है वो तोड़ देना है। जी जी। तो पिंचिंग करनी पड़ेगी। अगर आप पिंचिंग नहीं करेंगे तो आपकी पूरी साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। जी। उसमें यह होता है कि जब आप पिंचिंग करते हैं तो जो पिंचिंग किया हुआ आपका स्टब रहता है वो बीमे के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और जिससे कि आपको अगली साल अच्छी फसल के मिलने के आसार रहते हैं। जी जी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप समय से चूक गए, अगर आपने कोई 15-20 दिन देरी कर दी तो वो आपके लिए फिर नुकसानदायक रहेगा। जी। इसमें सघन बागवानी में बागवान भाइयों को बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। ये कोई एब्सेंटी लैंडलॉर्ड कुछ हमारे जैसे होते हैं, कई एक ने बगीचा लगाया, कोई दूसरा बिजनेस कर रहा है, तो वैसा M9 के केस में करना थोड़ा मुश्किल है। जी जी। क्योंकि इसके लिए बहुत अवेयर रहने की जरूरत है। हाँ, अवेयर रहने की ज़रूरत है बिल्कुल। और फिर जैसे ही आपके इसमें बीमा तैयार हो गया तो अगली साल आप इसमें अच्छी फसल ले सकते हैं। जी। और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसमें कोई भी टहनी परमानेंट नहीं है। अच्छा। इसमें रिन्यूअल ऑफ ब्रांचेस होती है। जी। आपका तना बेशक 10 साल के बाद बिल्कुल बहुत मोटा हो जाएगा, लेकिन टहनी आपकी बिल्कुल बारीक रहेगी। अच्छा अच्छा। जितनी बारीक वीक शूट होगी आपकी उतना हाई क्वालिटी का फ्रूट मिलेगा। अच्छा। अक्सर बागवान भाइयों के जहन में ये रहता है कि जितनी मोटी शूट उतना बढ़िया फ्रूट, लेकिन ऐसा नहीं है। जितनी आपकी बारीक शूट होगी उतना बढ़िया आपका उसमें फल लगेगा। और सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है लाइट हार्वेस्ट का। जी जी। जैसे ही टहनी आपकी जब बेंड होती है तो सूर्य की रोशनी पेड़ पे पूरी पड़ती है, जिससे कि आपका जो बीमा है वो भी स्ट्रांग बनता है और उसमें फ्रूट क्वालिटी और कलर, सेप और साइज बहुत ही अच्छा बनता है। जी जी जी। ये तो बात की हमने सेब के ये रूट स्टॉक के बारे में। तो अब आप हमें ये बताएं कि बगीचा लगाने से पहले और बगीचा लगाते समय और बगीचा लगाने के बाद किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है? बगीचा लगाने से पहले जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, वैरायटी का चयन, लैंड प्रिपरेशन,
और आपने कॉस्टिंग ध्यान में रखनी है। और सबसे बड़ी बात है, जब जिस पौधशाला से आप पौधा लेते हैं, उस वक्त आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि पौधा आपका बिल्कुल स्वस्थ हो। जी जैसे उसमें जड़ों में आपका क्राउन गॉल ना हो, वुली एफिड ना हो, हेरी रूट ना हो। और कई बार ऐसा होता है कि ग्राफ्टिंग जो है वो कम से कम 8 इंच ऊपर हो जहाँ से रूट इनिशिएशन हुआ है। जी जी क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने बहुत ऐसे पौधे का चयन कर लिया इसमें ग्राफ्टिंग बहुत लो हो और उसको लगा दिया, ग्राफ्टिंग यूनिट मिट्टी में दब गई, तो बाद में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और बगीचा लगाते वक्त ड्रिप का बिल्कुल ध्यान रखें। आप अगर पहले इस चीज़ का इंतज़ाम हो जाए, बगीचा लगाने से पहले आप पानी की व्यवस्था अच्छी कर लें, प्रॉपर आपका पानी की व्यवस्था हो जाए, ड्रिप की व्यवस्था हो जाए। और इसमें फर्टिलाइज़र और न्यूट्रिशन का भी बहुत अहम रोल रहता है, वो उसका पूरी जानकारी ले लें बगीचा लगाने से पहले। सघन खेती में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, आपको तकनीकी रूप से बिल्कुल दक्ष होना पड़ेगा। जी इसमें कोई भी चूक आप नहीं कर सकते। जी जी क्योंकि अगर थोड़ी सी भी इसमें लापरवाही हो गई तो किसान को नुकसान हो सकता है। जी जी तो इसमें जो भूमि है वो किस तरह की होगी और भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए? जो M9 का प्लांट है उसके लिए तो भूमि बिल्कुल एकदम बहुत फर्टाइल चाहिए, लेकिन जो 111 है रूट स्टॉक, वो ड्राउट रेजिस्टेंट, मैंने बताया कि सूखा भी सहन कर सकता है। तो जो पीएच मान की बात कर रहे हैं, तो पीएच मान इसमें 5.5 से 6.5 का पीएच मान उपयुक्त रहता है। काफी डिपेंड करती है फसल पीएच मान पर ना। जी बिल्कुल, क्योंकि जो न्यूट्रिशन का जो हमारे पोषक तत्व है उनका जो ग्रहण है वो पीएच मान पे ही निर्भर करता है। अगर आपका पीएच मान कहीं बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो गया तो बेशक आप खाद ज़मीन में डाल रहे हैं जी, लेकिन पौधा उसको ग्रहण ही नहीं कर पाएगा। जी जी अगर आपका पीएच मान ऊपर नीचे कहीं हो गया तो। जी, इसमें भूमि समतल होनी चाहिए, ढलानदार नहीं होनी चाहिए। ढलान एक्चुअली इसमें क्या है, अगर तो आप लगा रहे हैं टॉल स्पिंडल सिस्टम कर रहे हैं और M9 लगा रहे हैं, तो क्या होता है जब आप बिल्कुल सिधाई में पौधा लगाएंगे तो सिधाई में जो उसको सपोर्ट स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। जी, तो इसीलिए इस चीज़ को प्रेफर किया जाता है कि जो आपकी भूमि हो वो बिल्कुल सीधी हो। ढलानदार भी हो सकती है लेकिन उसमें फिर जो आपकी लाइनें बनेंगी बहुत छोटी छोटी बनेंगी, और अगर समतल भूमि हो तो सोने पे सुहागा। जी, इसमें सिंचाई की कितनी ज़रूरत पड़ती है और सहारे की भी ज़रूरत पड़ती है क्या? सहारे की ज़रूरत, जो M9 का रूट स्टॉक है उसको डेफिनेटली आपको सपोर्ट सिस्टम देना पड़ेगा। अगर आप सपोर्ट नहीं देंगे तो उसका जो रूट सिस्टम होता है बहुत ऊपर शैलो रूट सिस्टम होता है, वो पौधा जैसे उसमें फल लगता है गिरने की संभावनाएं उसमें बहुत अधिक रहती हैं। बिना सपोर्ट के इसको नहीं चलाया जा सकता। बाकी जो आपके रूट स्टॉक हैं 111, 106, 793, उसमें आपको सपोर्ट स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ती। और M9 में आपको फ्रीक्वेंट इरिगेशन देनी पड़ेगी। तो इसमें मेरा बागवान भाइयों से अनुरोध है कि जो M9 का बगीचा जिन्होंने लगाया है या जो लगाने का प्लान कर रहे हैं वो ड्रिप इरिगेशन ज़रूर लगाएं। जी जी, आजकल जैसे गर्मियां हैं तो गर्मियों में सेब के बागीचे में किन किन विशेष बातों का ध्यान रखा जाए? जैसे अभी आजकल की बात करें तो इस वर्ष क्या हुआ है कि गर्मी एकदम बढ़ने के कारण लगभग से 10-15 दिन पहले ही फ्लावरिंग आ गई। अदरवाइज क्या होता था कि अभी अप्रैल के फर्स्ट वीक से फ्लावरिंग होना शुरू होती थी, लेकिन अभी जो निचली क्षेत्र है हमारे वहाँ तो फ्लावरिंग लगभग ख़त्म भी हो चुकी है। तो एकदम गर्मी बढ़ने से क्या हुआ, हमें एक तो बागवान भाइयों को पानी की मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी करनी पड़ेगी, जिसमें कि हम मल्चिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बागवान भाई एक तो मल्च मैट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्च शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा जो वेस्ट घास होती है वो भी मल्च के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। उसके 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो आपका पानी की कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन हो जाती है, और दूसरा आपके जो वीड्स बोलते हैं जिसको अनडिज़ायरेबल जो हमारी ग्रासेस होती हैं वो भी नहीं उगती। और दूसरा आजकल अक्सर ये देखा गया बहुत सारे बागवान भाइयों के फ़ोन आ रहे हैं, उसमें पाउडरी मिल्ड्यू जो रोग है वो पनप रहा है बगीचों में, तो उसकी मैनेजमेंट करना भी आजकल बहुत ज़रूरी है। जी जी, और सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं बागवानों की सहायता के लिए सघन बागवानी में?
जी, सरकार द्वारा सघन बागवानी की खेती के लिए ये हमारे एक MIDS स्कीम है, उसमें 50,000 रुपये प्रति हेक्टर के हिसाब से सहायता राशि दी जाती है जिन बागवान भाइयों ने सघन खेती का बगीचा एस्टेब्लिश करना हो। और इसके लिए पहले तो ये था कि आपको बागवानी विकास अधिकारी या उद्यान प्रसार अधिकारी के ऑफिस में जाना पड़ता था, लेकिन अब हमने ई उद्यान पोर्टल के माध्यम से बागवान भाई अपने घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं और उनको मतलब ऑनलाइन ही सारी सुविधा प्रदान कर दी जाती है। इसके अलावा एक हमारा प्रोजेक्ट है बागवानी विभाग का HPHDP, जो कि विश्व बैंक द्वारा पोषित प्रोजेक्ट है। इसमें बागवान भाइयों को अच्छी किस्मों के पौधे उपलब्ध करवाए जाते हैं जो कि रूट स्टॉक बेस्ड हैं। तो जिन बागवान भाइयों को ज़रूरत हो वो अपने नज़दीकी उद्यान विकास अधिकारी या उद्यान प्रसार अधिकारी के ऑफिस में जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हमें इन पौधों की आवश्यकता है। इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम बागवान भाइयों को जो हमारे विदेशी एक्सपर्ट्स हैं उनसे ट्रेनिंग करवाते हैं और कुछ क्षेत्र हमने चयनित किए हैं, वहाँ पे सिंचाई की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। इसमें 270 करोड़ रुपए का प्रावधान सिर्फ सिंचाई सुविधा के लिए रखा गया है। तो जो बागवान भाई इसमें इच्छुक हों और जो क्लस्टर्स में हो उनको ये सुविधा दी जा रही है। जी। और ये आय को कैसे बढ़ा सकती है ये खेती? बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, प्रोडक्टिविटी उत्पादक क्षमता 30 से 40 मीट्रिक टन, लगभग से 5 गुना हमारी वर्तमान आय से 6 से 8 मीट्रिक टन से 30 से 40 मीट्रिक टन तक इसको ले जाने की क्षमता है। तो स्वाभाविक रूप से आपकी जो बागवान भाइयों की आय है वो लगभग से 5 गुना तक बढ़ाने में सक्षम है सघन बागवानी। और सबसे बड़ी बात अर्ली क्रॉपिंग, कम लागत और कम समय पे ली जाने वाली ये फसल है। जी सर, आप हमारे स्टूडियोज में आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों से साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यही कारण है कि सघन बागवानी आज के युग में जो अधिक उत्पादन लेने के लिए एक मूल मंत्र बनती जा रही है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।